आप सभी साथियों को प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष कुमार, ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में यहाँ पे मैं आईसीसीआर हिंदी चेयर पर इस समय विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और आज मैं जिस विषय पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो है पर्यावरण संरक्षण और मानवीय मूल्य। भारतीय ज्ञान परंपरा में इधर लगातार बात करते हुए हमने देखा कि हमारे वेदों से जो परंपरा चली आ रही है रामायण महाभारत तक और वेदांत तक, उसमें आप देखेंगे कि प्रकृति के साथ एक तरह से तादात्म्य बनाते हुए, प्रकृति के साथ समानांतर चलते हुए जीवन को कितना सहज, सरल और व्यवहारिक दृष्टि हम दे सकते हैं, उसके तमाम उदाहरण जो है हमको मिलते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर की जब हम लोगों ने संकल्पना की या ईश्वर को स्वीकार किया तो उसे भी प्रकृति से ही जोड़ा और प्रकृति के किसी न किसी स्वरूप से हमने जोड़कर जो है उन पे बातें की। तो ये एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि प्रकृति संरक्षण में जो सह अस्तित्व है उसके लिए जो है हमारे यहाँ से लगातार प्रयास होते रहे हैं और तमाम हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा के जो ग्रंथ हैं वो इसके उदाहरण हैं। प्रकृति संरक्षण और मानवीय मूल्यों का क्या संबंध है आपस में, तो इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमारे जीवन के जो नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य पर्यावरण के प्रति संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं, वही जो है इस तरह के संरक्षण की बात के लिए प्रेरित भी करते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर संवेदना नहीं होगी तो आप इस तरह की बातों से जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो सह अस्तित्व, दया और जिम्मेदारी की जो नैतिक संवेदना है, भाव है, वही आपको प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह यहाँ पे साहित्य और प्राकृतिक संरक्षण का विषय जो है एक साथ जुड़ जाता है और इसमें समानता और न्याय का सिद्धांत भी काम करता है। क्योंकि जब आप शुद्ध जल, शुद्ध वायु की बात करते हैं तो उसमें भेद नहीं है, वो समान रूप से सबके लिए उपलब्ध होने वाली बात है। तो निश्चित तौर पे जो है समानता और न्याय का जो दृष्टिकोण है वो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो कि साहित्य के मूल्यों में सबसे ऊपर है। पर्यावरण संरक्षण की समस्या का मूल जो है वो कॉन्ट्राडिक्टेड कॉन्सेप्ट है। मतलब एक तरफ विरोधाभासी ये दो जो हैं विचार हैं। एक तरफ तो आधुनिक जीवन शैली में हमको तमाम सुविधाएं चाहिए, हमें कंपनियां चाहिए, हमें आवास की बेहतर सुविधाएं चाहिए और उसके साथ साथ हम कहते हैं कि हमको पर्यावरण भी बचाना है, हमको पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। तो फिर ये होता है कि ये चरित्र के दो रूप हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये दो स्थितियां हैं, लेकिन इन दो स्थितियों के बीच में सामंजस्य बैठाना ही जो है वो रास्ता होगा जिससे हम प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण की जो योजना है, जो विचार है, उसमें हम सफल हो पाएंगे। और ये जो द्वंद्व है, ये जो विरोधाभास है, ये जरूर बताता है कि ये रास्ता कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। किसी ने लिखा है कि रास्ता कहाँ नहीं होता, सिर्फ हमें पता नहीं होता। तो बस वो जो पता नहीं है उसको पता करने की एक यात्रा जो है इस तरह के विषयों के माध्यम से होती है। ताते अनचिन्हार को चिन्हा, कबीर कहते हैं कि जिससे हमने जिसको चिन्हा नहीं है, जाना नहीं है, उसको जानने की यात्रा है। तो ये यात्रा उसी तरह की है और इस तरह की इसका साहित्य, इस तरह के प्रयास, इस तरह की बातें क्या कुछ बदलाव लाती हैं, क्या वो किसी तरह से प्रासंगिक हैं? तो निश्चित तौर पे वो प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये तमाम साहित्य और तमाम बातें, इस तरह की तमाम संगोष्ठियाँ जो हैं वो हमें बताती हैं कि हमें किस दिशा में जाना है और साथ ही साथ वे जो काम करती हैं वो पावनता के पुनर्वास की करती हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में रहते हुए आदरणीय विद्वान को मैंने सुना और उन्होंने इस पे बहुत गंभीरता से बात की कि जैसे आप जिस मकान में रहते हैं, अगर आप महीने भर 2 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके जाएं, तब भी जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि घर में गंदगी हो गई है और उसकी साफ सफाई करने के बाद ही आप उसे रहने योग्य बना पाते हैं।
तो गंदगी को जो है अलग से निमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप आ जाती है। लेकिन पवित्रता के लिए, स्वच्छता के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ता है। हम घर में रोज़ सुबह उठते ही, जैसे नित्य कर्म में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, तो उसमें घर की साफ सफाई भी है। तो वो जो नित्य कर्म है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का जो साहित्य है, जो हमारी ज्ञान परंपरा का साहित्य है, या जो पर्यावरण के प्रति सजग बनाने का साहित्य है, या इस वृक्षारोपण जैसे जो कार्यक्रम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आयोजित किए जाते हैं, उनके पीछे का जो मूल पाठ है वो यही है कि ये जो हमारा प्रयास है स्वच्छता का, वो एक उसी पावनता के पुनर्वास की यात्रा का ही एक हिस्सा है, और उसके प्रति समाज को लगातार शिक्षित करने की ज़रूरत है, लगातार उसे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है। तो उसी प्रयास का ये जो है हिस्सा हो जाता है। तो संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट का प्रबंधन, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। सरकारी स्तर पर भी काम हो रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी काम हो रहे हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कभी कभी तो ये एक चुनौती बन जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता कि इतना इतना बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन, खास तौर पे अभी महाकुंभ जो प्रयागराज में हुआ, तो करोड़ों लोग आए, 60 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग पूरे उस समय में जो है पूरे इलाहाबाद में आए। और तो हर चीज़ का प्रबंधन, वहाँ पे जल का प्रबंधन, वहाँ पे जो वेस्ट निकल रहा है उसका प्रबंधन, तमाम चीज़ें लोग जो है हक्के बक्के रख के सुनते हैं कि इतनी इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे हुई। तो वो भी प्रबंधन के अध्ययन का एक विषय है। तो प्रबंधन और प्रबंधन के साथ जागरूकता और संरक्षण, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए नैतिकता का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है। वो हमारी संवेदनाओं से जुड़ा होता है, हमने उसकी बात की। और इसके तरीकों में मैंने कहा कि जैसे जागरूकता बढ़ाना, प्रदूषण को कम करने के उपायों से लोगों को अवगत कराना, स्थानीय स्तर पर प्रयास करना, सरकारी स्तर पर प्रयास करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, प्रकृति के जो संसाधन हैं उनकी रक्षा हो सके, जैविक विविधता जो है उसकी रक्षा हो सके, और आर्थिक स्थिरता जो है इस देश की प्रगति की जो रीढ़ की हड्डी है वो बनी रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक विविधताओं से, जैविक विविधताओं से जो देश जितना अधिक संपन्न है, उसकी आर्थिक प्रगति के आयाम आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इन्हीं बातों पर निर्भर हैं कि हम इनका संरक्षण करते हुए इनका दोहन कम से कम करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। और इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो हमारी होती है व्यक्तिगत चेतना और सामाजिक चेतना के सामूहिक प्रयास की। क्योंकि कई बार जो हमारा सामाजिक चरित्र होता है वो बड़ा स्पष्ट होता है, बड़ा आदर्शवादी होता है, हाँ ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत चरित्र होता है, जो छुपा हुआ चरित्र होता है, वो उतना अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हमें स्वच्छता की, प्रकृति संरक्षण की, और मैं खुद सड़क चलते जो है खाने के बाद केले के छिलकों को फेंक दूं, या खाने के बाद कोई कागज़ है उसे सड़क पे फेंक दूं, तो ये जो हमारा व्यक्तिगत आचरण है, दोनों में जो है सामंजस्य नहीं होता। और ये जो व्यक्तिगत स्वभाव है, छुपा हुआ स्वभाव है, यही जो है एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ जाता है। तो हम व्यक्तिगत स्तर पर जितना बदलेंगे, हम देखेंगे कि सामाजिक स्तर पर उसी तरह का बदलाव दिखाई देगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, तो लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अवसर है, मौका है और अधिकार है। तो स्वच्छता जैसे मुद्दों पर भी लोगों ने उनके प्रति कटाक्ष करना शुरू किया। लोगों ने कहा कि ये सब नाटक है, इससे कुछ होता नहीं है। जबकि हमने देखा कि आज जब 2014 से अगर हम लोग 24-25 तक की बात करें कि, तो ये जो पूरा दशक रहा, इसने लोगों के विचारों में बहुत बड़ा बदलाव लाया। ख़ास तौर पे आप स्वीकार करेंगे कि जो स्कूलों में हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, कॉलेजों में जो बच्चे हैं, कई बार मैंने देखा कि वो लोगों को टोकते हुए दिखाई देते हैं
कि आप ऐसा मत करिए, आपने डस्टबिन में क्यों डाला, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। वो हाइजीन की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। और जब हमने पिछले दिनों कोविड की महामारी को झेला, तो उस समय भी जो है स्वच्छता के प्रति जो है जागरूकता बढ़ी। और हमारे बहुत सारे जो सनातन परंपराओं से जुड़े हुए तरीके थी, उसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हुई। उसमें से एक चीज़ थी कि किसी से मिलने पर हाथ मिलाने की बजाय हम नमस्ते करें। तो इस तरह हमारी बॉडी उनके टच में भी नहीं आ रही है, और इस तरह से जो है हम एक खास ऊर्जा का भी संचार अपने अंदर देखते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं कोविड के समय में हमें सुनने को मिली। तो ये गंभीरता कितनी हो और समाज में उसको हमें किस तरह से ले जाना है, जागरूकता कितनी बड़ी हो, इसके बहुत सारे उदाहरण भी मैं खोज रहा था कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वो आंदोलन जो भारत में हुए और जिसने पूरे भारत के लोगों को प्रभावित किया, उनके विचारों को प्रभावित किया, और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के विचारों को प्रभावित किया। उसमें से एक था विश्नोई आंदोलन, जो 18वीं शताब्दी में राजस्थान में हुआ, और जिसका नेतृत्व जो है अमृता देवी ने किया था। आज 8 मार्च है, विश्व महिला दिवस है, और इस अवसर पर अमृता देवी के माध्यम से मैं विश्व की तमाम अपनी माताओं, बहनों और महिलाओं को प्रणाम निवेदित करता हूं और उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी देखता हूं, और ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य भी है और गौरव का विषय भी है, कि जीवन देने से लेकर जीवन को बचाने और जीवन को संरक्षित करने के लिए जब भी आप इतिहास खंगालेंगे, तो आपको उसके केंद्र में कहीं न कहीं एक महिला खड़ी हुई मिल जाएगी। तो निश्चित तौर पे ये जो है एक गर्व की बात होनी चाहिए। तो अमृता जी ने जो है विश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किया, और इस आंदोलन में आंकड़े बताते हैं कि 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी वन संरक्षण और वन सुरक्षा के मुद्दे पर, जो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन था। उसके बाद एक आंदोलन हुआ जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी, न केवल भारत में और पूरे विश्व में, बल्कि भारत के कई हिस्सों में इस आंदोलन की तर्ज पे दूसरे आंदोलन हुए, और उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन, जो 1973 में हुआ आज के उत्तराखंड, और उस समय वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। कि लोग किस तरह पेड़ों से चिपक गए अपने प्राणों की परवाह किए बिना। तो ये भी जो है वन संरक्षण का के प्रति लोगों में जो जागरूकता है, और जिस शिद्दत से वो उसके साथ जुड़े रहना चाहते थे, उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसी तरह आदरणीय मेधा पाटकर जी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया, और नर्मदा पर जिस तरह से बांध बनाए जा रहे थे, जो विस्थापन की समस्या उसके माध्यम से उभर के आ रही थी, उसके नैतिक अनैतिक प्रश्नों पर जो है उन्होंने सवाल खड़े किए। ठीक इसी तरह का एक आंदोलन जो है कर्नाटक में हुआ, जहाँ पे के जो पश्चिमी घाटों को के वनों की कटाई से संबंधित ये आंदोलन था, जिसको आपिको आंदोलन कहा गया, और इस आंदोलन ने भी जो है मीडिया में बहुत बड़ी सुर्खियाँ बटोरी। प्रकृति संरक्षण से ही जुड़ा हुआ एक साइलेंट वैली मूवमेंट केरल का था, जो कि यहाँ के कुंती पूजा नदी पर पंचक्की के लिए बांध बनाने के विरोध में शुरू हुआ, और ये आंदोलन भी जो है इतना तीव्र हुआ कि पूरी देश के मीडिया में छा गया। तो ये आंदोलनों की जो श्रृंखला है, जो कि कई लोगों के बलिदानों के साथ हमारे पास आती है, ये हमारे अपने देश के अलग अलग हिस्सों में हुए आंदोलन हैं, जो कि ये बताते हैं कि हमको प्रकृति के प्रति कितना सहज होना चाहिए, कितना सरल होना चाहिए, कितना संवेदनशील होना चाहिए, और कितना आग्रही होना चाहिए। आग्रही होना भी बहुत ज़रूरी है। वृक्षारोपण का वर्णन तो हमें रामायण में भी मिलता है कि किस तरह सीता और लक्ष्मण जी ने अलग अलग जो है वृक्षों को लगाया। तो तमाम ग्रंथों में इस तरह के उदाहरण हैं, और वो ये उदाहरण जो हैं हमको यही बताते हैं कि प्रकृति के माध्यम से किस तरह से आप अपने देश को, समाज को समझ सकते हैं। कालिदास को हम कैसे भूल सकते हैं, मेघदूतम को कैसे भूल सकते हैं, जो कि मेघों के माध्यम से ही जो है पूरा उस समय का गूगल मैप आपके सामने इतना जीवंत कर देते हैं कि गूगल मैप की टेक्नोलॉजी बहुत छोटी सी हमें नज़र आने लगती है, क्योंकि वो उस तरह से हमारी संवेदनाओं से नहीं जुड़ती जिस तरह से मेघदूतम जुड़ता है। तो
और इस तरह के छोटे-छोटे से उदाहरण प्रेम के, स्नेह के, जो प्रकृति के सामान्य अनुभवों से अनुभवजनित होते हैं और वो लाके रख देते हैं। जैसे एक जगह वो लिखते हैं, मुझे श्लोक तो नहीं याद है, लेकिन जिसका अर्थ है कि जो हिरन जो है अपनी जो है सींग का जो उसकी सींग का एकदम नुकीला हिस्सा है, उससे जो है वो हिरनी की आँख के किनारे एकदम कोर में उसे खुजली हो रही थी, तो वो सींग से जो है वहाँ खुजलाता है। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि सींग का सबसे नुकीला हिस्सा, और कहाँ वो उससे खुजला रहा है हिरनी को, हिरन जो उसकी आँख की कोर है, जो कि उसके बदन का सबसे नाजुक हिस्सा है। थोड़ी सी गलती जो है उसकी आँखों की रोशनी को बर्बाद कर सकती है, उसके सौंदर्य को तबाह कर सकती है, उसका जीवन नष्ट कर सकती है। लेकिन हिरन स्नेह से उसे खुजला रहा है और वो हिरनी जो है शांत है। तो कहीं न कहीं जो वो उनके बीच का स्नेह है, संवेदनशीलता है, प्रेम है, विश्वास है, उसका एक चित्र उन्होंने इस सहज हिरन हिरनी के सहज भाव से उकेरने की कोशिश की। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से संवेदनशील होकर कठिन से कठिन चीज़ों की भी यात्रा हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक दो बातें और कहूँगा। जैसे गंगा की स्वच्छता, गंगा स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है, जो कि एक बहुत लंबी यात्रा है, और पिछले एक दशक में उसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी आए। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी हैं जो नकारात्मक हैं, जिनके परिणाम उत्साहवर्धक नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी यात्रा के छोटे छोटे पड़ाव हैं। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करे, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जन भागीदारी इसमें बहुत व्यापक स्तर पर हो, तब इस तरह के जो उसके परिणाम होते हैं वो सुखद होते हैं, और आने वाली पीढ़ियों को उसका ज़्यादा बेहतर स्वरूप दिखाई देगा। पिछले दिनों दिल्ली के चुनाव हुए, और ये भी बहुत सुखद रहा कि दिल्ली की तमाम समस्याओं पर बात करते हुए यमुना की सफाई का मुद्दा भी उठाया गया, और वो चुनाव का एक मुख्य मुद्दा बना। और चूँकि मुख्य मुद्दा इसलिए बना क्योंकि वो हमारी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ था। जो छठ पूजा का समय होता था, उस समय यमुना जी के किनारे जो घाट बनाए जाते थे, और उस पूजा के समय जो यमुना में प्रदूषण की स्थिति थी, उन तमाम तस्वीरों को पूरे देश ने देखा, और एक गुस्सा जो है हमारे मन में उठा कि यमुना सफाई जो है वो होनी चाहिए। यमुना माँ की जो वर्तमान स्थिति है वो बेहतर नहीं, हमें उसकी बेहतर संकल्पना करनी चाहिए। और जनमानस के इसी क्रोध को भांपते हुए राजनीतिक पार्टियों ने इसे प्रमुखता से जो है अपने मुद्दों में शामिल किया, और अब हम देख रहे हैं कि जब बदलाव आ गया है तो वहाँ बातें हो रही हैं कि यमुना की सफाई का प्रयास भी व्यापक स्तर पर शुरू हो गया है। तो हमारी ये जो सामूहिक चेतना है, निश्चित तौर पे वो सरकार के ऊपर भी दबाव डालती है कि वो बदलावों को स्वीकार करे और उसके प्रयास करें। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि सामूहिक चेतना तो बहुत अच्छी है, वो बहुत आदर्शवादी होती है, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार जो है उसमें हम लोग कहीं मात खा लेते हैं, उसमें अनुशासन की कमी होती है। तो कहीं न कहीं उस तरफ भी प्रयास करने की बहुत ज़रूरत है, और लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि पावनता के पुनर्वास की जो यात्रा होती है, जैसे हम हर दिन अपने घर की सफाई करते हैं, उस तरह रोज़ अपने विचारों को भी आंदोलित करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के विषयों पर हमारे अंदर की सजगता, हमारे अंदर की संवेदनशीलता बनी रहे, और हम जो हैं इस तरह के प्रयासों में न केवल बात करें बल्कि उसके लिए काम भी करें। एक अंतिम बात आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि जैसा मैंने कहा कि इस समय मैं ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हूँ, और मैं यहाँ जब शहर को देखता हूँ तो एक चीज़ बहुत सुंदर मुझे दिखाई देती है कि चौड़ी चौड़ी सड़कों के किनारे जो इमारतें बनी हैं, आवासीय इमारतें हों चाहे सरकारी इमारतें हों, जितना हिस्सा उस इमारत का है, मतलब जितनी ज़मीन किसी इमारत को बनाने में लगी हुई है, ठीक उसके बगल में उतनी ही ज़मीन उसके साथ जुड़े हुए एक बगीचे की है। और सिर्फ वो बगीचा बनाना खाना पूर्ति नहीं है, वो उसमें एक जीवंतता दिखाई देती है।
उसके प्रबंधन की अपनी व्यवस्था है। सरकार की तरफ से उसके लिए अलग से विभाग हैं। मौसम के अनुकूल उसमें बदलाव किए जाते हैं, मिट्टी खोदी जाती है, पेड़ लगाए जाते हैं, पानी से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है और उसका एक सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। तो मैं ताशकंद के बारे में कहता हूँ कि दूसरे शहर तो ऐसे हैं जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हमारे शहर में ये पार्क हैं, ये बगीचे हैं, लेकिन ताशकंद के बारे में मैं ये कहता हूँ कि ताशकंद शहर में बगीचे नहीं हैं, बल्कि बगीचों में ताशकंद शहर है। तो ये जो प्रबंधन है ये बहुत इसे विशेष बनाता है। जबकि चुनौती जो है वो भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो मौसम है वो विकट है। ताश मतलब तौश, तौश उज़्बेक लैंग्वेज में तोशकंद, और तोश का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों का शहर है। थोड़ा 15-20 किलोमीटर आप ताशकंद से आगे जाएं तो आप पहाड़ी इलाके शुरू हो जाते हैं जहाँ पे इस समय बर्फ़ छाई हुई है। तो ये बीच का मैदानी सपाट भाग है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बावजूद इसके जो हिमालय से एक दो नदियाँ यहाँ आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं, उनका वाटर मैनेजमेंट बहुत सुंदर है। उसके बाद वाटर इनकैचमेंट एरिया, चूँकि यहाँ बरसात बहुत नहीं होती, बर्फ़ रहती है, तो जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो पहाड़ों से तो उसको पहाड़ों के बीच में ही घेर कर जो चारवाक वाला इलाका है, कैसे उस पानी को वापस शहर में भेजा जाए और पूरे शहर में पानी का प्रबंधन किया जाए, ये सब बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन उसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है, प्रबंधन इतना सुंदर है कि यहाँ 1.5 साल मुझे हो गया रहते, लेकिन मैंने कभी पानी या बिजली की कोई समस्या यहाँ पे नहीं देखी है, ना उसको महसूस किया। तो ये विकट परिस्थितियों में जब इतनी सुंदर व्यवस्था हो सकती है, तो मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ कि हमारे यहाँ तो परिस्थितियाँ इतनी विकट नहीं हैं। हमारे यहाँ परेशानी थोड़ी दूसरी है। हमारा देश विशाल है, बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, प्रबंधन का बहुत बड़ा स्वरूप हमारे यहाँ चाहिए, लेकिन हमारी ताकत भी उतनी ही बड़ी है। तो अगर सरकारी जो इच्छा है वो दृढ़ इच्छा शक्ति में बदले, और ये बदलेगा तब जब जन समुदाय का उस पर जो है दबाव आएगा, और उस दबाव के साथ साथ जन समुदाय का जो मैंने कहा ना, जो हमारा जो सामाजिक चेहरा है, उसके साथ साथ जो हमारा व्यक्तिगत व्यवहारिक चेहरा है, दोनों में जितना ज़्यादा तादाद में होगा, ये दोनों जितने समानांतर एक साथ चलेंगे, तो उसका परिणाम बहुत सुखद होगा। उसका जो चित्र हमारे सामने आएगा वो बहुत सुंदर होगा। आने वाले दशकों में गंगा यमुना जैसी नदियाँ जो हैं वो एक उदाहरण बन सकती हैं स्वच्छता के माध्यम में, पवित्रता के माध्यम में, और उनके माध्यम से जो पावनता का प्रवाह होगा, वो पावनता का प्रवाह सिर्फ उन नदियों का नहीं होगा, बल्कि उसके आसपास का जो समाज है, उस समाज के व्यवहार, आचरण और उसके बुद्धि विवेक में भी कितनी निर्मलता है, उसका भी वो एक प्रतीक बन जाएगा। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं मानव मूल्यों को लेके और पर्यावरण संरक्षण को लेके मैंने सोचा थोड़ी बात आप लोगों से भारत के संदर्भ में कहूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार।